नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं बिमला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले जो व्याकरण की नींव है वह है वर्ण विचार। यह सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरू करते हैं व्याकरण का पहला सत्र, वर्ण विचार। सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूर आवश्यक है कि व्याकरण है क्या। जैसे भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। वाक्यों में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन किया जाता है, अतः व्याकरण भाषा पर आश्रित होता है। कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण के संबंध में इस प्रकार लिखा है: जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने व्याकरण किसे कहा है? जिस शास्त्र में शब्दों का शुद्ध रूप और प्रयोग नियमों के आधार पर होता है उसे क्या कहा है? व्याकरण कहा है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति पर बात करते हैं तो व्याकरण शब्द वि और आ उपसर्ग लगने के कारण बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। अब व्याकरण का महत्व है क्यों हमारे लिए, क्यों हम व्याकरण पढ़ते हैं और क्या आवश्यकता है भाषा में व्याकरण की, हमें ये जानना आवश्यक है। तो भाषा से व्याकरण का वही संबंध है जो प्राकृतिक विकारों के साथ विज्ञान का। जिस प्रकार प्रकृति में कोई भी घटना नियम विरुद्ध घटित नहीं होती, उसी प्रकार भाषा भी क्या है? नियम के विरुद्ध नहीं चल सकती। व्याकरण जो है, जो व्याकरण लिखते हैं उनको व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण क्या है? इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते हैं। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की उत्पत्ति व विचार अभिव्यक्ति के संदर्भ में उनके शुद्ध प्रयोग बताए जाते हैं, जिनकी सहायता से हम भाषा के नियमों को जान सकते हैं और भाषा संबंधी अपनी भूलों को जानकर आवश्यक सुधार कर सकते हैं। व्याकरण की सहायता से भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में तथा विदेशी भाषा सीखने में भी क्या होती है? सहायता मिलती है। अब निष्कर्षतः हम बात करते हैं कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध और सर्वमान्य या मानक रूप बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना आता है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम व्याकरण के अंगों के बारे में। तो व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है उसके क्या है? मुख्य 4 स्तर होते हैं: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से भी पहले क्या आती है? ध्वनि आती है। ध्वनि क्या है? ध्वनि को हम देख नहीं सकते हैं, यह क्या है? केवल हम इसे सुन सकते हैं। तो ध्वनि क्या है? श्रव्य है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कहें तो क्या है? ध्वनि है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार उसके बाद वर्ण व्यवस्था आती है। वर्ण क्या है? लिखित रूप में। ध्वनि क्या थी? जिसे हम केवल सुन सकते थे, श्रव्य रूप में थी, देख नहीं सकते थे। वही वर्ण क्या है? एक लिखित रूप में या लिपिबद्ध रूप में वर्ण है। और अगर हम कहें कि भाषा की सबसे लघुतम लिखित इकाई तो क्या है? वर्ण है। इसके बाद आता है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर अर्थ जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम सरल शब्दों में कहें, अन्य शब्दों में कहें तो जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक आघात मतलब एक ही साथ में हो जाए उसे अक्षर कहते हैं। जैसे आम शब्द है, आम कहते हैं तो हमारी श्वास यहाँ पे एक ही साथ आम कह लेते हैं, हम स्नान कह लेते हैं, कान कह लेते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द ऐसे ही जिनको हम एक श्वास में बोल जाते हैं, आघात मतलब जिसमें श्वास रुकती नहीं है। तो ऐसे समूह को, ध्वनि के समूह के उच्चारण को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि अक्षर वह है जिसके हम जो अखंड है, जिसके हम खंड नहीं कर सकते या जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसके बाद आता है शब्द। शब्द क्या है? शब्द वर्णों का सार्थक समूह है। इस पे जैसे राम हो गया और जैसे कलम हो गया। कलम का क्या है?
वर्णों का क्या है, एक सार्थक समूह है कलम। कलम से अगर हम सीधे सीधे लगाएं तो जो हम लिख जिससे हम लिखते हैं उसे हम कलम कहते हैं। कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आएगा कि हाँ, कलम का अर्थ है कि लिखने वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ है। इसके बाद बात करते हैं पद व्यवस्था। पद किसे कहते हैं? शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होने लग जाते हैं तो उन्हीं शब्दों को वाक्यों में प्रयोग होने के कारण क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जब सामान्य भाषा में जैसे समझना चाहें तो जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वाक्य व्यवस्था के बारे में। वाक्य क्या है? तो इन शब्दों के जो सार्थक समूह है, जो शब्दों से बन के सार्थक समूह बनता है, शब्दों से मिलकर, वही क्या है? वाक्य है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम वर्ण के बारे में। विस्तार से हम वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, वर्ण क्या है? एक ध्वनि है जिसे लिखित रूप से, जिसमें जो लिपि के रूप में लिखित है वह क्या है? वर्ण है। और भाषा की क्या है? लघुतम लिखित इकाई है। जैसे ध्वनियों को व्यक्त करने वाली ये लिपि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हिंदी में इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। ये ही क्या है? भाषा की लघुतम इकाई है। अब बात कर रहे हैं वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें पहले स्वर आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? व्यंजन वर्ण आते हैं। अब बात करते हैं स्वरों के बारे में सर्वप्रथम। तो स्वर कितने हैं? देवनागरी लिपि में वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें से अ की मात्रा नहीं होती है, बाकी सभी में मात्राएं होती हैं। अब और दो क्या है? अयोगवाह अंक और क्या है ये? अह विसर्ग, जिनको क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। 33 व्यंजन है, जिसमें क, ख, ग, घ, ङ, क वर्ग, च, छ, ज, झ, यूं च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण ट वर्ग, और त, थ, द, ध, द त वर्ग, प, फ, ब, भ, म प वर्ग। इसी में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो य, र, ल, व, ये कुल कितने हैं? 4 हैं। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन, कितने ऊष्म व्यंजन हैं? तो 4 ऊष्म व्यंजन भी हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श और ह। इसी प्रकार आगत है। आगत मतलब जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, जैसे आ, क, जिसके नीचे से बिंदा लगा रहता है, इसको नुक्ता कहते हैं। जो जिस भी वर्ण के नीचे से बिंदा लगा होता है तो इस बिंदे को हम नुक्ता पढ़ते हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन हैं जो अन्य वर्णों की सहायता से बने हैं, जैसे अक्ष, क और तालव्य श, क और मूर्धन्य स के संयोग से बना है। ऐसी त्र, त और र के संयोग से बना है। ऐसी ज्ञ, यूं और ज और यू के संयोग से बना है। अब जो मानक वर्णमाला के अनुसार अंकों के लिए आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग मान्य है, जैसे देवनागरी अंक 1, 2, 3, 4, 5, जिनका प्रयोग बहुत ही कम होता है, ना के बराबर इनका प्रयोग किया जाता है। और किस में किया जाता है? तो रोमन अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हलंत चिन्ह, जो किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ण के पीछे से साथ में लगता है। हलंत का मतलब होता है कि जिस वर्ण पे हलंत चिन्ह लगता है तो उसके पीछे स्वर नहीं होता है। सभी व्यंजन वर्णों के लिपि चिन्हों में अ स्वर रहता है, जैसे क, क धन अ। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। ठीक है, जिस वर्ण में हलंत होगा तो वह स्वर रहित होता है। बात करते हैं मात्रा चिन्ह के बारे में। हिंदी की वर्णमाला में केवल अ की मात्रा नहीं है। अ से 11 अ तक क्या है? 11 स्वर हैं। इनमें अ को छोड़कर से सभी के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं, क्योंकि अ स्वर तो प्रत्येक व्यंजन में शामिल है। प्रत्येक व्यंजन में क्या शामिल है? तो अ स्वर सबके साथ लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है। और बाकियों की मात्रा ऐसे है, जैसे आ की मात्रा लगने से प में लगा तो आ बन गया। ई की मात्रा
पौ में लगी तो ई बन गया। इस प्रकार से ही मात्रा लग जाती है पीछे से और किसी में आगे से। अब कुछ अतिरिक्त वर्ण भी हैं जिन वर्णों का परिचय अभी तक दिया गया है। इसके अलावा भी क्या है, हिंदी की वर्णमाला में कुछ अन्य ध्वनियों के चिन्ह भी बनाए गए हैं। ये वर्ण 3 प्रकार के हैं, जैसे परंपरागत के अतिरिक्त वर्ण अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग तथा हलंत। ये चिन्ह परंपरा से ही हिंदी को प्राप्त हुए हैं। परंपरागत वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग को अ तथा अह के रूप में दिखाया जाता है। हलंत चिन्ह को वर्णमाला में अलग से नहीं दिखाया जाता क्योंकि यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, केवल व्यंजन को स्वर रहित दिखाने का कार्य करता है। जैसे अनुस्वार में अंक है तो गंगा बन जाएगा, शांत बन जाएगा, कंटक बन जाएगा, और विसर्ग है तो पीछे से जैसे प्रातः, अतः। हलंत में जैसे मिट्टी, चद्दर, इस प्रकार से लग जाता है। अब कुछ नव विकसित अतिरिक्त वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो संस्कृत में नहीं थे, जैसे हिंदी में विदेशी भाषाओं से जो शब्द आए हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द आ जाने के कारण ऐसी ध्वनियाँ आ गई जो पहले से हिंदी में नहीं थे। इनको आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। इन आगत ध्वनियों में ऐसे वर्ण बन गए जो पहले से हिंदी में नहीं थे। इन आगत ध्वनियों के लिए निम्नलिखित वर्ण बनाए गए हैं। जैसे आगत व्यंजन में नुक्ता लगाकर क, नुक्ता लगाकर ख, वही नुक्ता लगाकर ग, ज, फ आदि। अब आगत जो स्वर हैं उसमें क्या आया, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, टॉफी हो गया, कॉफी, कॉलेज, बिना बिंदु के चांद लगाना, मतलब ये क्या है, ये आगत स्वर है। अब बात करते हैं भाषा के विकास की प्रक्रिया में हिंदी में कुछ ऐसी ध्वनियाँ विकसित हो गई हैं जो संस्कृत में नहीं थी। इनके लिए भी हिंदी में नए वर्ण बनाए गए हैं, जैसे ड़ और ढ़। ये ध्वनियाँ क्रमशः ड और ढ से विकसित हुई हैं। उच्चारण के स्तर पर हिंदी में ड और ढ ध्वनियाँ केवल शब्द के आरंभ में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजन के रूप में आती हैं। तो ध्यान देने की बात है कि उच्चारण के स्तर पर हिंदी में जो ड और ढ ध्वनियाँ हैं केवल शब्द के आरंभ में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजन के रूप में ही आती हैं। अन्यथा दो स्वरों के बीच या शब्द के अंत में आने पर इनका उच्चारण बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, तो ड और ढ में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ड का अगर देखें, अगर पहले अगर ड आ रहा है तो डलिया, डर, और बाद में आ रहा है तो अड्डा। ऐसी अगर ड़ आ गया तो लड़का, पहाड़ी, जोड़। ऐसी ढ का पहले आ गया तो ढक्कन, ढाई और गड्ढा। अगर बीच में आ गया तो बुढ़ापा, सीढ़ी, बाढ़, ऐसे बन जाता है। अब बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। स्वरों का वर्गीकरण प्रथम तो 3 मुख्य आधार पर किया गया है और कुछ और हैं जो गौड़ आधार पर भी किए गए हैं। पहला बात करते हैं जिह्वा का कौन सा भाग या करण के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वर के लक्षण में बताया गया है कि अंदर से आने वाली जो वायु का मार्ग में कहीं अवरुद्ध नहीं होता। स्वर में क्या होता है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वायु कहीं भी मार्ग में, गले, मुंह में या कहीं पे भी अवरुद्ध नहीं होती। मुख में हवा के गूंजने पर उसका स्वरूप निर्भर होता है। इस गूंज के लिए मुख विवर अनेक रूप धारण करता है। जिह्वा इस काम में क्या करती है, सहायता करती है। जिह्वा का अग्र, मध्य, पश्च भाग विभिन्न स्थितियों में उठकर इसमें सहायक होता है। इसके आधार पर ही स्वरों को अग्र, मध्य और पश्च भाग कहा जाता है। जैसे हिंदी में ई और ई, ए, ये क्या है, अग्र स्वर है। उ और आ पश्च स्वर है और अ मध्य स्वर है। अगर इसको हम सरल तरीके से याद करना चाहें तो हमें क्या याद करना है, अ क्या है, मध्य स्वर है। हमें याद कर लेना है कि अ मध्य स्वर है। बाकी जो जैसे उ बन रहा है तो तीन तीन जैसा बन रहा है, ठीक है। जैसे हम 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, वैसे उ आ ये कैसे बन रहे, 3 की तरह। तो हमें क्या याद कर लेना है, अ क्या है, मध्य स्वर है। बाकी 3 की तरह बनने वाले जो स्वर, बाकी अ को छोड़कर जो 3 की तरह बनने वाले स्वर हैं वो पश्च स्वर हैं। बाकी जितने भी स्वर बच जाते हैं वो अग्र स्वर हैं, ठीक है।
इससे हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं जिह्वा के व्यवहृत भाग की ऊंचाई के आधार पर मुख विवर के नीचे से ऊपर तक के अंश को समानांतर 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार जिह्वा के ऊपर जाने और आने की दृष्टि से 4 भाग होते हैं। जिह्वा जब बहुत ऊपर उठी होती है तो मुख विवर का मार्ग संकरा हो जाता है। इसी स्थिति को क्या कहा गया है? संवृत कहा गया है। यदि जीभ अपने स्थान पर निश्चेष्ट पड़ी हो तो मुख विवर पूरा खुला रहता है। इस अवस्था को कहा जाता है विवृत अर्थात खुला हुआ। नीचे से ऊपर की ओर 1/3 भाग ऊपर उठने पर मुख विवर कुछ कम खुला हुआ होता है। जब जब थोड़ा सा कम खुलता है तो इसे कहते हैं अर्धविवर्त अर्थात आधा खुला। और इसी प्रकार जब ऊपर की ओर से 1/3 अंश नीचे होने पर मुख विवर कुछ कम संकरा होगा तो इस स्थिति को अर्धसंवृत अर्थात आधा बंद कहा जाता है। इस दृष्टि से हिंदी में जो आ स्वर है वह क्या है? विवृत है अर्थात पूरा खुला हुआ। आ अगर आप उच्चारण करके देखेंगे आ तो इसमें पूरा मुंह खुल जाता है। अ अर्धविवृत है। जैसे हमने आ कहा तो पूरा मुंह खुल गया, वैसे ही अ अगर कहें तो आधा आधा खुल रहा है। ठीक है, ऐसी ए और औ अर्ध संवृत स्वर हैं और ई और उ संवृत स्वर हैं। ई और उ संवृत अर्थात बंद और वैसी अर्ध संवृत मतलब आधा आधा बंद। ठीक है, अब बात करते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ अर्थात होठों की स्थिति, जैसे हमारे बोलने से जो होठों का जो रूप दशा परिवर्तित होती है उसके आधार पर ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे दो मुख्य तो भेद हैं, वृत्ताकार या गोलित, जैसे इसे वृत्तमुखी भी कहते हैं, और दूसरा है अवृत्ताकार या अगोलित, इसे अवृत्तमुखी भी कहते हैं। आकृति के आधार पर ओष्ठ के अन्य भेद भी किए गए हैं, जैसे विस्तृत विस्तृत ई को ई, पूर्ण विस्तृत ए। अगर पूछा जाए कि विस्तृत कौन सा है तो ई क्या है? विस्तृत है, और पूर्ण विस्तृत कौन सा है तो ए है। स्वल्प वृत्ताकार आ क्या है? स्वल्प वृत्ताकार है, और पूर्ण वृत्ताकार क्या है? ऊ। जैसे ऊ में क्या हो जा रहा है? पूरा गोल हो जाता है। वृत्ताकार मतलब पूर्ण वृत्ताकार हो जाता है, हमारे होंठ पूर्ण वृत्ताकार हो जाते हैं। ऐसे ही औ की बात करें तो औ को किस में रखा गया है? उदासीन में रखा गया है। अब बात करते हैं अनुनासिकता या कोमल तालु की स्थिति के आधार पर। कोमल तालु या अनुनासिकता के उस विषय में उल्लेख किया गया है कि ये दोनों क्या है? नासिका विवर को कभी भी पूर्ण रूप से बंद कर लेते हैं और कभी मध्य में रहते हैं, जिससे वायु मुख और नासिका के अग्र भागों से निकलती है। इसके आधार पर सभी स्वरों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे अनुनासिक और निरनुनासिक, जिनमें नासा रंध्र की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात जिसमें क्या है नाक के जो रंध्र हैं उसकी सहायता नहीं ली जाती, जैसे भौतिक स्वर हैं, भौतिक स्वर अ ई आदि। अब इसी के साथ ही बात करते हैं हिंदी में व्यंजन वर्णों के बारे में। हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो कितने हैं? 33 हैं, और इनकी जो श्रेणियां हैं वो हैं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। ये कुल कितने हैं? 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन जो 4 हैं, य र ल व, और ऊष्म व्यंजन जिसमें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह आते हैं, ये क्या हैं? 4 हैं। और जो ये 25 व्यंजन हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसे क्या कहा जाता है? तो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, और इसी का अन्य नाम वर्गीय व्यंजन भी है। ये अंतस्थ व्यंजन जो है इनको और क्या कहा जाता है? तो इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसमें क्या है? इनके उच्चारण में क्या है? जीभ, तालु, दांत और होठों के आपस में सटने से इनका उच्चारण होता है, लेकिन कहीं भी ये पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता। जीभ कहीं भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं होती य र ल व के उच्चारण करने में, और ये चारों वर्ण इसीलिए क्या है? अर्ध स्वर हैं। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये 4 जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह।
वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के कितने भाग हैं, तो कितने कितने वर्ण का कितने भागों में, 6 भागों में। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ तथा नासिक। इन स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण क्रमशः कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ तथा नासिक के कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त भी क्या है, कुछ वर्ण एक ही साथ मुख के 2 स्थानों से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया, 8 हो गए। जैसे पहले की तो 6 हो गए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तथा और नासिका। उसके बाद के क्या है, जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं उनको कंठोष्ठ कहा जाएगा, कंठ तालु कहा जाएगा, कंठ तालव्य। और जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे उन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है। और जो दांत और ओष्ठों से, होंठों से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ कहा जाता है। अब वर्णों के जो उच्चारण स्थान है उसको इस तालिका के रूप द्वारा हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कंठ जो स्थान है वहाँ से स्वर अ, आ और क वर्ग और उसमें में ह विसर्ग, इसे क्या कहा जाएगा, कंठ। तालु में ई और ई, च वर्ग और अंतस्थ व्यंजन में य और तालव्य स, इसको क्या कहा जाएगा, तालव्य। इसके बाद मूर्धा में स्वरों का री और ट वर्ग, अंतस्थ में र व्यंजन और मूर्धन्य स, इसको क्या कहा जाएगा, मूर्धन्य। अगला है दंत। दंत में स्वर नहीं आते, इसमें त वर्ग आता है, अंतस्थ व्यंजन का ल व्यंजन आता है और ऊष्म का दंत्य स आता है, इसको कहेंगे दंत्य। अगला है ओष्ठ। उ और ऊ स्वर के हैं, ओष्ठ हैं, इसमें प वर्ग आता है और इसको कहा जाता है ओष्ठ। अगला है नासिका। इसमें कोई स्वर नहीं आता, इसमें व्यंजनों में अंक, अंग, यूं, ये पंचमाक्षर जितने भी हैं वर्ग के वो नासिक के कहे जाते हैं। अब कंठ तालु में आते हैं स्वर ए और ऐ। अब कंठोष्ठ, जो कंठ और होठों से दोनों जगह से उच्चारित होते हैं, ओ और औ। फिर बात करते हैं दंतोष्ठ, जो दांत और होठों से उच्चारित होते हैं, व और फ क्या है, दंतोष्ठ हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के 2 वर्ग हैं, जैसे महाप्राण और अल्पप्राण। महाप्राण, इन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। प्राण मतलब वायु हो गई, महा मतलब ज्यादा। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो वायु है वो क्या होती है, अधिक मात्रा में बाहर निकलती है और ह की ध्वनि अंत में सुनाई पड़ती है। इनका उच्चारण करने में भी अधिक समय लगता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, तालव्य श, मूर्धन्य श, ह और ढ। इसको कैसे याद करेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे क वर्ग में ख और घ, च वर्ग में छ और झ। इसको जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 24 लिखा है, तो आपको महाप्राण में कैसे याद करना है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है, तो हम इसको 24, महाप्राण क्या है, 24 है, ऐसे याद करना है। महाप्राण कितने हैं, 24 हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अब बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। इन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है और उच्चारण भी कम समय में होता है। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे क वर्ग में बात करें तो क, ग और अंग। च वर्ग में च, ज और यूं। ट वर्ग में ट, ड, अण। इसी प्रकार अन्य। तो इसको कैसे याद करना, अल्प प्राण 135, पहला, तीसरा, पांचवा। अल्प प्राण कौन से हैं, तो 135 याद कर लोगे तो आराम से दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ अल्प प्राण ये है, पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर तंत्रों के कंपन के आधार पर भी व्यंजनों को 2 भागों में विभक्त किया है, घोष और अघोष। घोष किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में बाद का प्रयोग अधिक हो वे प्रयत्न घोष कहलाते हैं। इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन और ह आते हैं। ठीक है, बाकी सारे स्वर क्या होते हैं, घोष कहलाते हैं। जितने भी स्वर हैं 11 स्वर, वो क्या हैं, घोष हैं। और घोष कौन कौन से व्यंजन हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। इसको आप 345 करके भी याद कर सकते हो। अब बात करते हैं अघोष के बारे में।
अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? इसमें क्या है, अघोष व्यंजन में क्या होता है, ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है। ये ध्वनियाँ कौन कौन सी है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और बाकी तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और सौ, उसमें व्यंजन में से ह हटा के बाकी क्या है, अघोष है। ह किस में आता है, घोष में आता है। अगर अघोष को हम संख्या, जैसे वर्ग का पहला और दूसरा है तो हम इसे 12 नंबर से याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा था 12 नंबर। अब इसमें ध्यान देने की बात है, अंगो, यो, अणो, नौ, मो, ये क्या है, पंचमाक्षर है। ये क्या है, द्विस्थानी वर्ण है। इनका उच्चारण अपने अपने वर्ण के उच्चारण स्थान कंठे में, तालु में तो होता ही है, साथ ही साथ कहाँ होता है, नासिका के सहयोग से भी होता है। तो इनको क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो ये क्या है, द्विस्थानी वर्ण है। तो दोस्तों ये था आज का सत्र। अब इस जितना आज तक हमने अभी तक हमने जितना वर्ण और स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा, इस आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उनके उत्तरों का जवाब, उन प्रश्नों का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, काकल्य व्यंजन कौन सा है? दोबारा सुने, काकल्य व्यंजन कौन सा है? और तीसरा प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? क्या है प्रश्न? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? और अगला प्रश्न है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? क्या है प्रश्न? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो दोस्तों इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सत्र यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके लिए यह सत्र उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।